हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो मैं बना रहा हूँ। कुछ चीज़ों में बिज़ी था और एक छोटा सा ब्रेक भी चाहिए था। काफ़ी टाइम हर बार सभी लोग ये कहते थे, विवेक भाई जब मार्केट नीचे जाती है तो आप गायब हो जाते हो। सो इस बार सोचा गया कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो तब गायब हुआ जाए और जो पहले वीडियोस बनाई हों उनमें अच्छे खासे गेन भी आ रहे हों, उनमें जब आपने स्टडी करके कुछ ट्रेड्स लिए भी हों, अगर लिए हों तो वहाँ पर भी पॉजिटिव साइन देखने को मिले हों। सो पूरा साल खत्म हो रहा है अभी। दिस इज़ द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ 2023 और फाइनली निफ्टी इज़ ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई। अगर हम देखें तो अभी भी लाइफ टाइम हाई के लेवल पर ही ट्रेड कर रही है और यस्टरडे लाइफ टाइम हाई पर ही क्लोज हुई। एंड नॉट ओनली निफ्टी बट बैंक निफ्टी ऑल्सो, बैंक निफ्टी का भी सेम ही सीन है। ये भी एकदम टॉप पर ही ट्रेड कर रही है। हालांकि बैंक निफ्टी ने एज सच कुछ भी गेंस नहीं दिखाए जितने गेंस निफ्टी ने दिखाए हैं। और अगर हम इसमें बात करें थोड़ा सा पीछे जाकर तो बैंक निफ्टी के जो ओवरऑल गेंस हैं, अगर हम हाई की बात करते हैं अक्टूबर 21 से लेकर अभी तक, तो 15% के आसपास का गेन है। वैसे निफ्टी का भी ऑलमोस्ट इतना ही है, लेकिन अगर इसके टेक्निकल टारगेट्स की बात करें तो टेक्निकल टारगेट्स इसके काफ़ी ऊपर आएंगे, जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस भी करते रहते हैं। अभी पॉइंट ये है कि 2024 कैसा जाने वाला है। देखो 2024 मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बेस्ट ईयर होगा ट्रेडर के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। सो ट्रेडर और इन्वेस्टर की जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ट्रेडर जो लोग बाय करते हैं और 3 4 6 मंथ्स में 1 ईयर में सेल कर देते हैं, या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं जो लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, उनके लिए भी ऐसा क्यों? क्योंकि इवन दो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी काफ़ी मीन्स लाइफ टाइम हाई पर हैं, और लाइफ टाइम हाई में भी पुराने हाई को क्रॉस करके ऊपर हैं, लेकिन इसी के बावजूद भी अगर हम बड़ी कुछ कंपनीज की बात करने लगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट सेम ही रेंज में है, बहुत ज़्यादा गेंस नहीं आए हैं। सितंबर 20 को सितंबर 20 से लेकर और अभी तक सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 20% का गेन दिखाया है। और इस बात को 3 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि नेट प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू और जो फोरकास्ट है और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो सारी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। सेम ही अगर हम बात करने लगे बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस भी पिछले 2 3 साल के सेम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, उसने भी कोई ऐसी ग्रोथ नहीं दिखाई है। यहाँ पर सितंबर 21 में सेम प्राइस पर था, अगस्त 21 में जिस प्राइस पर अभी है सेम ही यहाँ पर अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करने लगे तो एचडीएफसी बैंक भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर है लास्ट 3 ईयर्स से। यहाँ पर अगर हम देखें फरवरी 21 में भी सेम प्राइस पर था ऑलमोस्ट। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करने लगे तो लास्ट 4 ईयर्स से ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर है। तो जब इस तरह की चीजें हैं, निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो क्वालिटी कंपनीज हैं, वो अभी भी न्यू लाइफ टाइम हाई पर नहीं है और पिछले 3 साल से कंसोलिडेट कर रही हैं। जबकि पिछले 3 साल में अगर इन कंपनीज के हम नंबर्स देखें, वापस से अगर हम एक बार स्क्रीनर डॉट इन पर आ जाएं और स्क्रीन डॉट इन पर जाकर इन कंपनीज के एक बार नंबर देखें, तो हमें नजर आएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी खासी बढ़ गई है इन कंपनीज की पिछले 2 3 साल में। जैसे हम बात करें 2020 से लेकर या फिर 21 से भी लेकर, सो 10,000 करोड़ से बढ़कर 17,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक का। एचडीएफसी बैंक के केस में भी सेम है। यहाँ पर हम चेक करते हैं पी&एल स्टेटमेंट में, सो 21 में 31,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, विच इज इंक्रीज टू 55,000 करोड़। हम यहाँ पर बजाज फाइनेंस की भी अगर बात करें तो सेम ही चीज यहाँ पर इसमें भी निकल कर आती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं, सो 21 में 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो इंक्रीज होकर 13,000 करोड़ हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर 21 के नेट प्रॉफिट को नहीं मानते, हम हाँ, अगर लास्ट 2 ईयर्स का भी देखें तो भी डबल हो जाता है। हम 21 का इसलिए मैंने मना किया क्योंकि कोविड के बाद इसके प्रॉफिट में ड्रेस्टिक यहाँ पर नीचे की तरफ डाउन साइड देखने को मिला। और इसी के साथ में अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करने लगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी यहाँ पर सेम ही चीज नजर आती है। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज और पी&एल स्टेटमेंट में गए तो 53,000 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर दिस इज 77,000 करोड़। तो ये सारी चीजें फेवर में हैं। इसके साथ में बहुत सारी ऐसी मिड कंपनीज हैं, मिड साइज कंपनीज हैं जो अभी भी लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे हैं। इवन जो अभी बेस बिल्डिंग प्रोसेस में है, जिनको लेकर मैं काफी वीडियोस बना भी चुका हूं और आगे चल के अब मैं वापस से फिर बनानी शुरू करूंगा, क्योंकि एक बार जितना वीडियो बना हुआ है उसकी लर्निंग भी आप लोग डाइजेस्ट कर लें, बार बार देख लें, तभी न्यू वीडियोस बनाने का बेनिफिट है। अदरवाइज तो होता क्या है कि वीडियो बनाई और क्योंकि अभी कल भी देखी थी, यस्टरडे भी देखी थी, उससे पहले भी देखी थी, उससे पहले भी देखी थी, तो अभी 2 3 दिन नहीं देखते तो यहाँ पर देख देख कर भी मन भर जाता है और फिर
थोड़ा सा गैप आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, इसलिए नाउ आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस वंस अगेन। बट मेन पॉइंट इज कि कौन से सेक्टर्स यहाँ पर आगे चलेंगे। आगे चलने के लिए यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ओवरऑल रैली आएगी, चाहे वो बड़ी कंपनीज हों, चाहे मिड कंपनीज हों, चाहे वो स्मॉल कंपनीज हों, सभी कंपनीज में यहाँ पर अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। उसका रीजन है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट साइकिल का पीक आउट होना, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई की तरफ से बढ़ रहे थे इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, उनका पीक बन जाना, यानी कि अब और ऊपर यहाँ पर इन्फ्लेशन ना ही बढ़ने की उम्मीद है और ना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि यहाँ से ये डाउन साइकिल शुरू होने वाला है। और जैसे ही डाउन साइकिल शुरू होती है तो जितनी भी कंपनीज हैं उनकी इंटरेस्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, और इंटरेस्ट की कॉस्ट कम होने की वजह से उनके नेट प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, और नेट प्रॉफिट बढ़ने से यहाँ पर पी रेशो कम हो जाता है और सेम पी रेशो यहाँ पर मेंटेन हो पाता है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो उनकी कॉस्टिंग कम होती है, उनके पास कैश इनफ्लो बढ़ता है, तो उस कैश इनफ्लो के बढ़ने से वो लोग यहाँ पर फर्दर एक्सपेंशन भी कर पाते हैं। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो प्रॉफिट तो बढ़ा ही, एक्सपेंशन के लिए अपना पैसा तो आया ही, साथ में जो अगर वो और भी यहाँ पर लोन लेना चाहें एक्सपेंशन के लिए तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट की कॉस्टिंग कम आती है। तो जो कैपेक्स साइकिल कहते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन होना या एक्सपेंशन कम होते जाना। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंशन का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो जाते हैं तो एक्सपेंशन का स्पीड बढ़ता है, और एक्सपेंशन से ही कंपनीज के नेट प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर ग्रोथ आती है। तो ये 2024 एंड मे बी मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर मींस 24 एंड 25 का फर्स्ट हाफ, ये यहाँ पर अच्छे खासे बुलिश रहने वाले हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि सिर्फ मीन्स मैं गैसिंग कर रहा हूँ, गैसिंग नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन द interest rate down cycle that is going to start very soon now, and we have seen the indications from America as well as from India. तो यहाँ पर अगर हम पोवेल की बात करने लगे, सो रेट सेटिंग पैनल कट द मीडियन प्रोजेक्शन फॉर इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर टू द मिड पॉइंट बिटवीन 4.5 and 4.7, signaling they are now expect 0.75 percentage point और 75 basis points of cut from the current level next year। तो यहाँ से नेक्स्ट ईयर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो 25 बेसिस पॉइंट्स पर कट के हिसाब से ये 3 रेट कट्स में 24 में इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। और आरबीआई की भी अगर हम बात करें तो आरबीआई में भी यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो कि यहाँ शायद ये इंटरेस्ट रेट कम करने की जल्दी ही बात करें, और रिडक्शन इन रेपो रेट में भी जल्दी स्टार्ट होगा। आरबीआई टू होल्ड रेट्स एट 6.50 थ्रू Q1 2024, कट इन अप्रैल एंड मई, अप्रैल जून। और अगर हम उसके आगे की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअल में इसको लेकर डाइसी है। आरबीआई गवर्नर सेज नो इंटरेस्ट रेट कट फॉर नाउ। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। इवन दो वी आर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम अमेरिका बट स्टिल आरबीआई इज रिलेक्टेंट टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। उसका सिंपल सा रीजन है, जनरल इलेक्शन सर पर हैं, और इस सिचुएशन में जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहेगी जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़कर इन्फ्लेशन वापस से बढ़े या इन्फ्लेशन कम होना बंद हो जाए। तो ये एक बड़ा सिंपल सी बात है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट रेट में ऐसी कोई मारामारी नहीं आती, और खासतौर से जब इस बात का पता हो कि इंटरेस्ट रेट अब यहाँ से नहीं बढ़ने हैं, तो अगर वो मेंटेन भी रहें एक क्वार्टर के लिए, क्योंकि एक क्वार्टर की बात बची है, मीन्स जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर है उसके बाद में यहाँ पर जनरल इलेक्शन होंगे, और जनरल इलेक्शन के बाद में जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होगी, और इस बात की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि बीजेपी इज गोइंग टू कम बैक। और बीजेपी अगर वापस आती है तो कंट्री के हित में इसलिए है क्योंकि जो पॉलिसीज बनी हुई हैं उनकी कंटिन्यूएशन होगी और उसमें डिसरप्शन नहीं होगा। तो हमेशा एक ही गवर्नमेंट अगर वो ऑलरेडी ठीक काम कर रही है, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, इकोनॉमी को लेकर अगर देखा जाए, तो वो चीजें फिर कंटिन्यू रहे तो देश के हित में होता है। और यही चीज नजर भी आती है। और यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अभी अगले 3 महीने रेट कट नजर नहीं आता, लेकिन उसके बाद में रेट कट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 6.5% के इंटरेस्ट रेट पर इकोनॉमी को ग्रो नहीं कराया जा सकता, बड़ा मुश्किल काम होगा। अदरवाइज इन्फ्लेशन अलग ही कंडीशन में, अलग ही स्टेज में पहुंच जाएगा, जिसको स्टैग्रेशन कहते हैं, जो कोई भी कंट्री कभी नहीं चाहेगी। तो यहाँ से रेट कट होने शुरू होंगे, लेकिन जनरल इलेक्शन के बाद तो इंटरनेशनल लेवल से ये सिग्नल्स आने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में बैंकिंग सेक्टर्स में यहाँ पर उछाल आए हैं, ये इस बात को इंडिकेट भी करते हैं
कि जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है वो चीजें अब प्राइसिंग होनी शुरू हो जाए। तो यहां से लगातार रैली देखने को मिल सकती है बैंकिंग स्टॉक्स में, और बैंकिंग स्टॉक्स में अगर रैली आती है तो ओवरऑल इंडेक्स में रैली आती है, और ओवरऑल इंडेक्स मींस ओवरऑल मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देता है। अब यहां पर बैंकिंग इंडेक्स से निफ्टी में क्यों रैली आती है, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी में बैंकिंग का जो वेटेज है वो 40% के आसपास है। अब यहाँ पर अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करने लगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी आई है। जो लास्ट नंबर्स आए थे वो 7.6% थे, और ये नंबर्स एक्चुअल में जो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा अच्छे थे, और ये और ज्यादा अच्छे ऐसे ही करते रहने की उम्मीद भी है। तो अब ऐसे में देखा जाए तो कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है जो यहाँ पर आउट परफॉर्म करे, लेकिन अगर लार्ज कैप की बात करने लगे, लार्ज कैप में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी भी, इवन दो दे हैव ऑलरेडी गॉन अप अ लॉट, बट स्टिल दे हैव अ लॉट मोर स्पेस टू गो अप। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, अभी तक तो ये सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू तक पहुंचे हैं, और एक दो सरकारी बैंक बुक वैल्यू तक नहीं भी पहुंचे हैं, लाइक बैंक ऑफ इंडिया। आपको ये सब टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक का बुक वैल्यू क्या है, कितना पीई है, कहाँ ट्रेड कर रहा है, उसका चार्ट पैटर्न क्या है। ये माइंड में इमेज होनी चाहिए। माइंड में इमेज आपके रील्स की नहीं होनी चाहिए, एक्ट्रेस की नहीं होनी चाहिए, उल्टी सीधी बेकार तस्वीरों की नहीं होनी चाहिए। माइंड में तस्वीर होनी चाहिए चार्ट पैटर्न्स की। आपको भले ही चार्ट मींस स्टॉक का प्राइस याद ना हो एक बार को, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए इसमें पैटर्न क्या है, कितने परसेंट का और गेन बचा है। परसेंटेज वाइज जिस दिन आपने चार्ट पैटर्न्स को पढ़ना शुरू कर दिया, आपको उस दिन समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कभी भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस की जरूरत थी। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं, इसलिए इन बिटवीन द लाइंस ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आप भी इस बात को समझ सको कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पूरा साल अच्छा रहने वाला है। चार्ट पैटर्न्स के बेस पर ट्रेड करना है। जो बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं बिना चार्ट पैटर्न्स के, उनसे दूर रहने की जरूरत है। यानी कि डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, सिस्टमेटिक अप्रोच रखने की जरूरत है। बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी बहुत नीचे हैं, उनमें बेस बिल्डिंग पैटर्न्स बने हुए हैं, और वहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप विद हैंडल पैटर्न बन रहे हैं, हैवी वॉल्यूम्स हैं, और उनके हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ऐसे में जो स्टॉक अभी तक लाइफ टाइम हाई तक नहीं गए, ध्यान से समझना, जो स्टॉक लाइफ टाइम हाई तक नहीं गए और वो अभी भी काफी नीचे हैं, लेकिन उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर हैं, वो लाइफ टाइम हाई तक जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रखते हैं। और वहां पर अगर चार्ट पैटर्न्स देखे जाएं और उनमें ट्रेड किया जाए, और इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि एक ही स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसे ना लगाए जाएं। जैसे 5% इन वन स्टॉक इज ए गुड आइडिया, उससे ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। 5% ज्यादा एक ही स्टॉक में टोटल पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें उसको ध्यान में रखते हुए, तो उससे हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई रहता है। और जिस स्टॉक में हमने पैसे लगाए, एक बार को अगर उसने वैसा परफॉर्म नहीं भी किया तो भी ये फील नहीं रहता कि दूसरे स्टॉक्स भाग गए, हमारा स्टॉक नहीं चला। 20 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो इज अ गुड आइडिया। तो वैसे ही लेकर चलो, और यहाँ पर सिस्टमेटिक अप्रोच से ट्रेड करते रहो। आप यहाँ पर और बेटर करो, उसके लिए चैंटिंग भी करते रहो। चैंटिंग से क्या होता है कि जो अनचाही चीजें हैं, जो चीजें नजर नहीं आती, वो चीजें ईश्वर अपने आप से दूर रखता है आपसे, और आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हो। यहाँ पर शांति का माहौल बनाकर रखो मन के अंदर। तो जिन चीजों से शांति भंग होती है उनको खत्म करो, और जिनसे शांति बनी रहती है वो काम करना शुरू करो। बुक्स पढ़ना शुरू करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। अपने साथ मीन्स विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट इंटरनेट, विदाउट मीन्स एक रूम में चुपचाप अकेले 10 मिनट 15 मिनट के लिए बैठो। रूम में नहीं बैठ सकते, घर वाले पूछेंगे क्या हुआ, तो ऐसे ही चाय पीते हुए चुपचाप बैठ जाओ। मीन्स वो आपको संभालना है परिवार, क्योंकि हर परिवार में अलग अलग कंडीशंस हैं। समटाइम्स आप बहुत अच्छे भी हो, तब भी परिवार वाले फिर भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम लगाते रहते हैं। तो ये एक मीन्स लाइफ ऐसी ही है। अपने मेन मकसद से डेविएट मत होना, मेन मकसद को बनाकर रखना, और उसी के पीछे चलते रहना। चैंटिंग से आपकी परेशानियां काफ़ी कम हो जाती हैं। हमें इस बात का तब एहसास होता है जब हम लगातार 15 मिनट से स्टार्ट करके 1 आवर तक डेली बेसिस पर चैंटिंग करते हैं, और 2-3 मंथ्स जब करते हैं उसके बाद आपको लाइफ में चेंजेस नज़र आने शुरू होते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर हमने जिम जाना शुरू किया और पहले दिन हम 15 मिनट्स जिम कर पाए, मीन्स एक्सरसाइज कर पाए, वर्कआउट कर पाए, और धीरे-धीरे हमने बढ़ाकर 40 मिनट्स किया, 1 आवर किया, तो ऐसा नहीं है कि विद इन 15 डेज़ आपकी बॉडी एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगेगी। लेकिन 3-4 मंथ्स जब आप लगातार करोगे,
तो ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट्स आएँगे ही, और फिर लगातार उसको करते रहोगे तो हमेशा एक हेल्दी फिज़िक बनी रहेगी। सेम चीज़ यहाँ पर चैंटिंग करने से है, सेम चीज़ यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स को देखने से है, सेम चीज़ यहाँ पर बुक्स को रीड करने से है, और सेम ही चीज़ यहाँ पर बड़ों का आशीर्वाद लेने से है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा, आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं रेगुलर वीडियोज़ बनानी वापस से शुरू करूँगा। काफ़ी सारे स्टोक्स हैं जो माइंड में हैं, जो कंप्लीट स्टडी के ज़रिए आपके सामने तक लेकर आने हैं, जिससे आप उनको स्टडी कर सको, समझ सको, और आप भी इस बात को जान सको कि किस तरीके से किन-किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे कहना थोड़ा-सा मुश्किल है, शायद 2-3 दिन नहीं मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे, लेकिन जल्दी मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।